नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड के मॉक टेस्ट हम लगाते थे। आज हम यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैंने 100 क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जीके से होंगे, 40 उत्तराखंड से होंगे और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। यानी कि एक जनरल पेपर के ऊपर मैंने इस मॉक टेस्ट को बनाया है। इसकी कट ऑफ जो मैंने रखी है वो है 70 मार्क्स। आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये जो वीडियो है, ये जो टेस्ट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वीपीडीओ का हो, वीडियो का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, पटवारी लेखपाल का हो, जहां पर भी जनरल पेपर आता है उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो जो संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई थी, ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो जीबी पंत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक है। और इसी समिति ने ये सिफारिश करी थी कि 1965 में जब हिंदी को भारत की प्राथमिक भाषा बनाया जाए तो इंग्लिश को ख़त्म ना किया जाए, इंग्लिश को उसकी सहायक भाषा के रूप में रखा जाए। तो ये सिफारिश किसने करी थी? इसी समिति के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? तो देखिए, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। अगर हम बात करें आदिकाल को, आदिकाल नाम किसने दिया था? बहुत बार जब भी ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है। बीज वापन काल, ये आदिकाल को किसने कहा था? ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक। और सिद्ध सामंत काल, ये भी पूछा जाता है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने ये कहा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है? तो छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। पृथ्वीराज रासो, आपने कई बार ये ग्रंथ सुन रखा होगा, ठीक है, पढ़ रखा होगा कि इसकी रचना किसने करी है? चंद बरदाई ने इसकी रचना करी थी। ठीक है। इसको और रामचंद्रिका, इसकी रचना केशव दास के द्वारा की गई थी और इन दोनों को छंदों का घर या अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा का भवभूति किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यदंत को हिंदी भाषा का भवभूति कहा जाता है। भवभूति थे कौन? तो देखिए, भवभूति संस्कृत के एक प्रसिद्ध नाटककार थे और जो इनके नाटक ये लिखते थे उसकी तुलना कालिदास के नाटकों से होती है। तो इतने ये महान व्यक्ति थे और उनसे तुलना की जाती है पुष्यदंत की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भवादी में कौन सी संधि है? तो कल ही हमने संधि पढ़ी थी और भवादी के अंदर कौन सी संधि है? तो मैंने आपको कल एक रूल बताया था कि जब या, रा और वा के पहले कोई शब्द आधा आया हो तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हो कि वो यण संधि होगी। ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप इसको स्लो में बोल के भी देख सकते हो, और अगर तब भी कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हो कि इसका क्या होगा संधि विच्छेद? भू धन आदि, यानी कि उ और आ मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? वा बना रहे हैं। ठीक है। तो संधि विच्छेद आखिर में करना है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगला है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपने तद्भव तत्सम शब्द पढ़ते रहने हैं और वहां से प्रश्न आपका बनता है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, पहचान करनी है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दिया। दिया कैसा शब्द है यहाँ पे? ये हमारा एक तद्भव शब्द है। ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है दीपक। ठीक है। अगर हम तिलक की बात करें तो तिलक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होगा टीका। ठीक है। इसी प्रकार तैल है, इसका तद्भव होगा तेल, और तुच्छ का होता है टुच्चा। अगला है हमारा, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनके लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे और हो गया, तथा हो गया, जो दो शब्दों को आपस में जोड़े उन्हें ही कंजक्शन कहा जाता है। अगला है, खड़ी बोली के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो खड़ी बोली का आदि कवि, शुरुआती कवि किसको कहते हैं? हम कहते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
अगला है निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। हर बार मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4, ठीक है। अक्ष, ज्ञ और त्र, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और चौथा संयुक्त व्यंजन होता है शिरा, यानी कि ये क्या है हमारा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सभा में बीसियों लोग थे, इसमें कौन सा विशेषण है। तो ये जो शब्द है यहाँ पर बीसियों, आपने बताना है ये कौन सा विशेषण इसके अंदर प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। तो अगर आप वाक्य को सही से पढ़ें, सभा में बीसियों लोग थे, तो कौन सा विशेषण है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। देखिए अगर 20 होता तो हम बोलते निश्चित संख्यावाचक है, उसने हमें एग्जैक्ट संख्या बता दी कि 20 लोग वहाँ पर थे। उसने क्या बोला, बीसियों लोग थे, जैसे हम बोलते थे ना कि उसकी रैली में हज़ारों लोग आए हुए थे, तो हमने कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया, हमने बोला हज़ारों आए थे, ठीक है। तो कुछ निश्चित हमने नहीं किया, हमने अनिश्चित बताया है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का आपने पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, हस्ती। हस्ती किसका पर्यायवाची होता है, तो ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी पाणी, हस्त, बाहु ये सब किसके होते हैं, ये हाथ के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा। तो धनवान का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, अकिंचन, ठीक है। धनवान का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, अकिंचन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है रानी घर जा रही है, कौन सा वाक्य है। ये सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। रानी घर जा रही है, इसके अंदर कोई दो वाक्य जुड़े हुए नहीं है, इसके अंदर दो विशेषण नहीं है, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा सिंपल सा सरल वाक्य है। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। तो खो देना के लिए जो सही मुहावरा है वो है हाथ धोना, ठीक है। तो हाथ धोना यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तो आपने यहाँ पे अलंकार बताना है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है इसके अंदर है हमारा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता क्या है, यमक अलंकार की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि शब्द की जो है आवृत्ति होगी, शब्द रिपीट होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, ये कहता है यमक अलंकार। अब अगर हम वाक्य को देखें, लिखा है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 बेर 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब है कि वो 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी और हर बार 3-3 फल खाती थी। यानी कि पहले वाले 3 बेर का अर्थ है 3 समय, 3 टाइम, और दूसरे वाले का अर्थ है 3 फल, ठीक है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम है, क्या नाम था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पे पूरा एक युग रखा गया है, भारतेंदु युग जिसको कहा जाता है 1850 से लेकर वर्ष 1900 को, ठीक है। इस युग को किस नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युग, ठीक। तो इन्हीं के पिता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके पिता भी अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो उनका नाम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र। पूरा नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है। तो हरिश्चंद्र के आपके नाम को, आपके पिता, उनके पिता के नाम को आपको पता होना चाहिए। अगला है सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार कौन है। तो ये जो कहानी है सतमी के बच्चे, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन ने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। चलिए अगला है सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वह चीज़ जो हम सिर पे धारण कर सकें उसको हम सिरोधार्य कहते हैं, ठीक है। सिर पे धारण करने लायक जो होता है। अगला है उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो भक्ति था या भक्ति आंदोलन था उसको उत्तर भारत में प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है, जीके में भी किया है और आज यहाँ पे भी किया है। अगला है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला, अगर हम पत्र की बात करें, हिंदी का पहला समाचार पत्र तो वो था उदत मार्तंड, ठीक है, ये आपको पता है। शुरुआत कब होती है, तो 30 मई 1826 में उदत मार्तंड की शुरुआत होती है। कलकत्ता से ये अखबार आता है और जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। तो ये तो था हिंदी का पहला समाचार पत्र। बात आ रही है हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था, क्योंकि जो उदत मार्तंड था ये साप्ताहिक था, वीकली ये आता था। अगर पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है पहला दैनिक समाचार पत्र, तो वो होगा ऑप्शन बी, समाचार सुधा वर्षण, ठीक है। तो समाचार सुधा वर्षण जो है ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करूं तो ये 1854 में आता है और इसके जो संपादक थे तो श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है।
ये भी कलकत्ता से आता था। अगला है गढ़वाली पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो गढ़वाली पत्र जो है ये 1905 में शुरू हुआ था और गढ़वाल यूनियन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में। ठीक, और बाद में 1905 में जाके ये अखबार निकालते हैं गढ़वाली नाम से, जिसके पहले संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, और ये जो अखबार था ये देहरादून से आता था। ठीक, चलिए अगला है जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है। तो जौनसारियों में राजनीतिक जागरूकता का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन डी भाव सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। गुलाब सिंह को यहाँ पे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। अगर हम बात करें केदार सिंह की तो इनको क्या माना जाता है, तो इन्हें जौनसार का प्रथम समाज सेवी माना जाता है। भाव सिंह चौहान की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ जौनसार भी कहा जाता है। यह फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जौनसार के। नंदलाल भारती की बात करें तो जौनसारी संगीत का इनको जनक माना जाता है। चलिए अगला है सरकार न्यूनतम समर्पित मूल्य यानी कि जो एमएसपी है, जिसको लेकर इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब करती है, एमएसपी की घोषणा कब करती है सरकार? ये करती है फसलों की बुआई से पहले। ठीक है, तो फसल बोने से भी पहले सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है। अगला है भारत में पोलो के खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत के अंदर जो पोलो खेल है इसको प्रचलित किया था तुर्कों ने। ठीक है, तो ये आपको याद करना है किसके द्वारा प्रसारित इसको किया गया, यहाँ पे तुर्कों के द्वारा किया गया। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी पोलो खेलते हुए ही होती है। अगला है निम्न में से किसने अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाया था। तो अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाया था ऑप्शन ए पर्सी विंडम ने। ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है और उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? पर्सी विंडम था। डिप्टी कमिश्नर कौन था? लोमर्स था। तो इसके खिलाफ बद्रीदत्त पांडे जी ने कुछ छापा था इसके बारे में और उसके बाद अखबार को बंद कर दिया गया। तो पूछेगा किसके खिलाफ छापा था? लोमर्स के। बंद किसने करवाया? विंडम ने। ठीक है, करवाया लोमर्स ने ही होगा, लेकिन उस समय पावर में कौन है मेन? वो है विंडम। चलिए अगला है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खेल से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, ये जीता था ऑप्शन डी बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता पिछले साल 2020 में, फाइनल में भारत को हराया था। ठीक है, अगला है निम्न में से किस स्थान पर राहु का मंदिर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह पर राहु का एक मंदिर है। उत्तराखंड के अंदर एकमात्र ऐसी जगह जहां पर देवता की पूजा ना होकर राक्षस या दानव की पूजा की जाती है तो वो है पैठानी। यहीं पर राहु मंदिर है और ये जो जगह है पैठानी ये कहाँ आती है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, अगला है राज्य में प्रचलित बाघ बट्टी क्या है। तो बाघ बट्टी एक परंपरागत खेल है उत्तराखंड का। ठीक है, बाघ बट्टी क्या है? एक खेल है। अगला है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा जो कि भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, इसको पार करने वाली कौन सी नदी है 2 बार पार करने वाली? तो वह है ऑप्शन डी माही नदी। 2 रेखाएं और हैं, एक है मकर रेखा, एक है भूमध्य रेखा। इनको भी एक एक नदियां ऐसी हैं जो 2-2 बार काटती हैं। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। इस नदी को घड़ियाली नदी भी कहते हैं। और अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो उसे 2 बार काटती है जायरे नदी, जिसको कांगो नदी भी कहा जाता है। अगला है खिड़ा ताल कहाँ पर स्थित है। तो खिड़ा ताल ये स्थित है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी के अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट तालों की बात करें, ठीक है, जिनके नाम बहुत ज़्यादा आपको सुनाई नहीं देते हैं, थोड़े से लो प्रोफाइल, तो वो है, एक है हमारा लामा ताल। पूछा जाएगा लामा ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। देवसाड़ी ताल, रोहिसाड़ा ताल, ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में हैं। ठीक है, जो फेमस है वो तो आपके ज़्यादातर एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते। अगला है राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपको पता है राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई हो या उम्र कैद हो या कोई भी सज़ा हुई हो, अगर वो राष्ट्रपति से याचना करता है, राष्ट्रपति अगर उसकी याचना को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। तो वो किस आर्टिकल के तहत है राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त? आर्टिकल 72। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 31 का राइट आंसर होगा।
अगला है भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें मान्यता प्राप्त भाषाओं की तो वो है कुल 22 जो कि संविधान में उल्लेखित हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है शास्त्रीय भाषाएं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। भारत के अंदर कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, आपको उनके नाम याद करने हैं। कौन कौन सी हैं, एक है तमिल, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको पूछा जाएगा कितनी भाषाएं हैं, 6 हैं। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। शुरुआत में कितनी थी, 14, ठीक है, सारे अलग अलग हैं। अगला है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या है। तो गढ़वाल राइफल्स का जो युद्ध जय घोष है वो है जय बद्री विशाल, ठीक है। और अगर हम कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो उनका है जय कालिका माता, ठीक है, ये उनका है। अगला है मछखाली बुग्याल कहाँ स्थित है। तो मछखाली बुग्याल ये स्थित है रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में ये बुग्याल स्थित है। अगला है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर ध्यान रखना अधिकतम आयु पूछ रहा है, न्यूनतम नहीं पूछ रहा। तो जल्दबाजी में आप 35 पर टिक कराओ, नहीं, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है और अधिकतम का अर्थ हो गया कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि 35 साल आपकी न्यूनतम आयु है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आप 100 साल की उम्र में भी राष्ट्रपति बन सकते हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अगला है हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है। तो हंसेश्वर मठ ये पिथौरागढ़ में है और काली नदी के तट पर ये स्थित है। तो पूछा जा सकता है हंसेश्वर मठ कौन सी नदी के तट पर है, ये काली नदी के तट पर स्थित है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन ये किया गया था आज़ादी के तुरंत बाद, यानी कि 1948 में। अगला है सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था। तो सल्तनत काल में मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था उसको उस्र नाम से कहते थे, ठीक है, उस कर को क्या कहते थे, उस्र। और जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे भी भूमि कर लिया जाता था, उस कर को खराज कहा जाता था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, खराज और उस्र ये कैसे हैं, ये दोनों हमारे भूमि कर हैं दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। जो उस्र है ये मुस्लिमों से लिया जाता, खराज ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता। इसी प्रकार ज़कात और जजिया ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों धार्मिक कर हैं, ठीक है। मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर अगर पूछेगा तो वो है ज़कात, हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर वो था जजिया। अगला है उत्तराखंड में नैलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए नैलेश्वर मंदिर उत्तराखंड के अंदर कहाँ पर है यह आपने बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। नैलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये रुद्रप्रयाग में है। अगर पूछा जाता नीलेश्वर मंदिर कहाँ है तो फिर आंसर होता अल्मोड़ा, ठीक है, तब कहाँ होता ये अल्मोड़ा में हो जाता। चलिए अगला है किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। तो किमनी गांव की अगर हम बात करें तो यह पिंडर घाटी चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। अगला है विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। तो विषुवत रेखा यानी कि जो हमारी इक्वेटर है, अगर हम ग्लोब बनाएं और ये हमारी इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा हो गई और ये हमारे हो गए पोल्स, तो यहाँ से लेकर जो ऐसी रेखाएं हैं ना, ये समांतर रेखाएं जो आधा आधा वृत्त बना रही है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं में 1930 में हुए जंगलात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 में जो जंगलात आंदोलन हुए कुमाऊं के अंदर, इसका नेतृत्व किया था हर्षदेव औली ने, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुमाऊं का मुसोलिनी भी इनको कहा जाता है। अगला है पुष्पाहार किसकी रचना है। तो पुष्पाहार ये रचना है गौरापंत सिवानी की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो जल्दबाजी में राज्यसभा सुनकर सीधा 6 वर्ष पे टिक मत कर देना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी होता है। अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है 13 फरवरी को, ठीक है। 8 मार्च मत कर देना जल्दबाजी में। तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो आप बताएंगे 8 मार्च को। मैंने पूछा राष्ट्रीय महिला दिवस
तो आप आंसर करेंगे 13 फरवरी को। और अगर पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और बाल दिवस आपको पता है 14 नवंबर को। तो सारे आपको याद करने हैं। तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो तांदी नृत्य है यह जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल उत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको क्या कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार। ये भी प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, तो वह है हॉर्नबिल। मनाया कहाँ जाता है, ऑप्शन बी नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है निम्न में से किसकी तुलना जॉन कीट्स से की जाती है। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि जिनकी तुलना अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि हैं जॉन कीट्स, उनके साथ की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रकुंवर बर्थवाल की। अगला है निम्बर वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला निम्बर वंश का कौन सा शासक था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है भूदेव। अगला है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए जो ये बीबी का मकबरा है यह औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने इसको बनवाया था अपनी बीवी की याद में, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक है, एक चीज़ आपको इस मकबरे से याद करनी है, प्रश्न बनता है ताजमहल की फूहड़ नकल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं बीबी के मकबरे को। औरंगजेब ने पूरी कोशिश करी इस मकबरे को ताजमहल के जैसे बनाए, ठीक है, जैसे शाहजहां ने बनवाया था वैसे ही बनवाए, लेकिन नहीं बनवा पाया, तो इसलिए इसको नकल कहा जाता है ताजमहल की। ठीक, अगला है राजतारंगिनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो राजतारंगिनी ये एक प्रसिद्ध रचना है जिसको लिखा है कल्हड़ ने, और इससे हमें कश्मीर की जानकारी, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये लिखी गई थी संस्कृत में, इसको फारसी में किसने अनुवाद करवाया, तो राइट आंसर है कश्मीर के अकबर ने, यानी कि ऑप्शन सी जैन उल आबदीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है और इसी ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला है एफआरआई के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। तो एफआरआई का जो मुख्य मेन गेट है उसका नाम है ब्रंडिस गेट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना, ईडन गेट भी कहीं पे कहा जाता है, लेकिन आप ब्रंडिस गेट को ही लेकर चलें। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप इसके बारे में सोचें, लेकिन अगर इस तरीके से ऑप्शन आए, आंख बंद करके आप ब्रंडिस गेट को ही टिक करें। एंडीज पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, इसको कर देना किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था। तो जो पंचवर्षीय योजना थी, यह जो पूरा फॉर्मेट था कि 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाएंगी एक साथ, ये फॉर्मेट कहाँ से लिया गया था, ये रूस से लिया गया था। अगला है आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो आसंती देव राजवंश की जो राजधानी थी ये थी रणचूलाकोट में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला है हर्षदेव जोशी के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए चंदवंश के संस्थापकों को लेकर अलग अलग मत हैं विद्वानों के। हर्षदेव जोशी जो कि चंद काल में प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था, उसने माना कि चंदवंश का संस्थापक थौहर चंद था। ठीक है, लेकिन जितने भी अन्य विद्वान हैं, ज़्यादातर जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गए, सभी मानते हैं चंदवंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद, और आयोग भी सोमचंद को ही मानता है। तो आप सोमचंद को ही याद करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा जाए हर्षदेव जोशी के अनुसार कौन था, तो फिर थौहरचंद था। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की, ध्यान से पढ़ना, शुरुआत कब की गई, 28 अगस्त 2014। अगर यहाँ पे लिखा होता घोषणा कब की गई, तो ये घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, तब ऑप्शन बी होता, लेकिन पूछा शुरू कब हुआ, तो 28 अगस्त 2014 से। किस पवार शासक ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थानांतरित की थी। तो देखिए भिलंग घाटी में अपनी राजधानी को लेकर गया था। कहाँ से लेकर गया था, पहले इनकी राजधानी कहाँ पर थी, चांदपुर गढ़ में इनकी राजधानी थी, वहाँ से भिलंग घाटी लेकर गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है सोनपाल। ठीक है, सोनपाल को अजयपाल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। अगर आपको पूछे पवार वंश के किस राजा को अजयपाल का पूर्ववर्ती माना जाता है, तो वो माना जाता है सोनपाल को। इसने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में ये लेकर गया था।
ठीक है। और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि सोनपाल करके कोई राजा आया जो अपनी राजधानी कहाँ लेकर गया, भिलंग घाटी में लेकर गया था। ये जानकारी हमें मिलती है धारशिल अभिलेख से, ठीक है। धारशिल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और धारशिल अभिलेख किसका है, तो अनंतपाल द्वितीय का वो अभिलेख है। क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर कि धारशिल अभिलेख का संबंध किस वंश से है, तो पंवार वंश से है। राज्य में भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई, तो भारत के अंदर पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1978 में। निम्न में से किसने बिजली का आविष्कार किया था, तो बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला है प्रसिद्ध भैरवछाप शिला कहाँ पर स्थित है, तो जो ये भैरवछाप शिला है ये हमारा बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ या उत्तरकाशी में ये स्थित है। अगला है गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है, तो गर्वभंजक के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है ऑप्शन सी माधव सिंह भंडारी को। और अगर का के जगह पे यहाँ पे ना होता, गर्वभंजन होता, तो फिर हम महीपति शाह की यहाँ पे बात करते। तो गर्वभंजन महीपति शाह, गर्वभंजक माधव सिंह भंडारी। अगला है गढ़वाल का स्वर्ण युग किस पंवार शासक के काल को कहा जाता है, तो गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है फतेहपति शाह के काल को, ठीक है। और अगर पूछेगा कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, तो जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है, उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रफल पे जहाँ पे भी खेती होती है सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूँ। लगभग 33% भाग पर गेहूँ बोया जाता है, चावल लगभग 21% भाग पर और गन्ना लगभग 6% भाग पर। यही है टॉप 3। अगला है तराई जिले का गठन कब किया गया था, तो तराई जिले का गठन ये किया गया था 1842 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है भारत के 1974 के पहले परमाणु परीक्षण में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ था, तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था, ठीक है। और कब किसका इस्तेमाल यहाँ पर किया था, किस पेट्रोल का इस्तेमाल किया, तो प्लूटोनियम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, ईंधन के रूप में। अगला है हिमाचल प्रदेश स्थित पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये स्थित है हिमाचल में, ठीक है। पिन वैली अगर पूछता तो वो फिर वो कर्नाटक में होती, बेंगलुरु में, ठीक है। पिन वैली ये पूछ रहा है पिन घाटी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है, वो होती है हमारी साइलेंट घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली अगर पूछता तो वो कर्नाटक में होती। यहाँ पे बात है पिन घाटी की, पिन वैली की। तो ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गढ़वाल पर गोरखाओं ने अपना अधिकार कब स्थापित किया था, तो गढ़वाल के ऊपर गोरखाओं ने कब्जा कब कर लिया था, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1804 में। अगर यहाँ पर होता कि कब आक्रमण किया था, तो गढ़वाल पर उन्होंने आक्रमण 1803 में भी किया, उससे पहले 91 में भी किया था, ठीक है। लेकिन आक्रमण 3 में किया, कब्जा 4 में जाकर हुआ। हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी, तो हर्षदेव जोशी को, जिसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, इसको विभीषण कहा था ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन। हर्षदेव जोशी को देशद्रोही किसने कहा था, एटकिंसन ने कहा था। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एक मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कीनन जो स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम है और यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला है उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप जो है ये संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है। गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित करी थी, तो गोरखाओं ने सबसे पहले अधिकार कहाँ पर किया था, अल्मोड़ा में। अपनी पहली अदालत भी उन्होंने यहीं पर लगाई, ठीक है, अल्मोड़ा में ही स्थापित करी। और गोरखा काल में जो जज होता था उसको ले क्या कहा जाता था, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र जो है इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी वर्ष 2010 में, ठीक है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र।
अगला है देवभूमि बुग्याल किस जिले में स्थित है। देवभूमि बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये आता है उत्तरकाशी जनपद में। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस यहाँ पे लीक हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना कब हुई थी। तो दिसंबर 1984 में ये घटित हुआ था। अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान यानी कि एसोसिएशन कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना 1967 में की जाती है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, आसियान देशों का। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये स्थित है हल्द्वानी में। और इसकी जो हम बात करें कि इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 2016 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा। जगनी मेला कहाँ लगता है। तो जगनी मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है और हर 15 वर्षों में इस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। यह किस राज्य में है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राजमुंद्री। और ये कहाँ आता है, ये आता है आंध्र प्रदेश में। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो पहली भारतीय कपड़ा मिल ये स्थापित की गई थी किस वर्ष, 1854 में। अगला है ऑपरेशन पोलो किस से संबंधित है। तो ऑपरेशन पोलो जो है यहाँ हैदराबाद राज्य में की गई सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। आपको पता है हैदराबाद रियासत जो थी इसको सैनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई के दम पर भारत में मिलाया गया था। तो जो कार्रवाई की गई उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। स्वामी विवेकानंद को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद को काकड़ी घाट नामक जगह पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जो जगह है यह सरयू और पनार नदी के तट पर बसा है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए इस जगह को उत्तराखंड का बोध गया भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न बने उत्तराखंड का बोध गया किसको कहते हैं, काकड़ी घाट को। किस किस के संगम पर है, तो सरयू और पनार नदी के संगम पर बसा है। अगला है भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो भतूज उत्सव जो है यह केदारनाथ में मनाया जाता है। चीन ने किस वर्ष तिब्बत पर कब्जा किया था। तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था वर्ष 1959 में। ठीक है, और इसी वर्ष वहाँ से जो दलाई लामा थे वो भारत आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में कहाँ रहते हैं, धर्मशाला, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ आए थे, वो मसूरी में ही आए थे। अगला है थांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो ये थांगला दर्रा है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है किस स्थान को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। तो देखिए पहाड़ों की रानी आपको पता है मसूरी को कहते हैं, हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की राजा की, तो इसे चक्राता को कहा जाता है। ठीक है, किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था। आपको पता है रूस का नाम पहले क्या था, सोवियत संघ था। काफ़ी सारे देश इसके अंदर शामिल थे, लेकिन 1991 में लगभग 11 या 14, आप नंबर कंफर्म कर लेना, लेकिन 10 से ज़्यादा देशों में टूट गया था सोवियत संघ और तब इसका नाम अलग बन गया रूस। ठीक है, तो सोवियत संघ रूस कब बना, 1991 में। काफ़ी सारे देश इससे अलग हो गए थे। ठीक है, 91 में। कई बार पूछा भी जाता है कि रूस का विभाजन या रूस कब टूटा, 1991 में। अगला है किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल ये माना जाता है आनंद मठ को। ठीक है, रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं और यहीं से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है। तो प्रतापनगर का प्राचीन नाम है डांगधार। ठीक है, याद रखना है, तीनों जो इंपॉर्टेंट है प्रतापनगर, कीर्तिनगर और नरेंद्रनगर, तीनों के पुराने नाम आपको पता होने चाहिए। प्रतापनगर का पुराना नाम है डांगधार। अगर हम बात करें नरेंद्रनगर की, नरेंद्रनगर का प्राचीन नाम है ओढ़तली। और अगर हम बात करें कीर्तिनगर की, तो कीर्तिनगर का प्राचीन नाम है बिलौली गांव। राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं। तो राज्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती हैं यह टिहरी में पाई जाती हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो है सिनेगॉग, उस जगह को सिनेगॉग कहते हैं। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए चित्रगुप्त स्वामी मंदिर भारत में स्थित एकमात्र चित्रगुप्त का मंदिर इसको माना जाता है और यह कांचीपुरम में स्थित है।
मोहिनी अट्टम नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का ये पारंपरिक नृत्य है? केरल का। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला है निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, तो अलकनंदा क्या आपने बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो सहायक नहीं है? तो राइट आंसर है मदकानी। ठीक है, मदकानी नदी आई थिंक गौरी गंगा की सहायक नदी है। आप इसको एक बार चेक कर लेना, बस इसको इतना कंफर्म करना ये मंदाकिनी और मदकानी दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। ठीक है, तो मदकानी किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, गौरी गंगा की सहायक नदी है। अगला है 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो देखिए ये जो कर व्यवस्था थी 36 रकम 32 कलम इतने प्रकार के कर होते थे चंदों के शासनकाल में। ठीक है, इसको शुरू किसने किया? चंदों ने। इस व्यवस्था को खत्म किसने किया? उनके बाद आने वाले गोरखाओं ने। अगला है पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? तो वेब आधारित पहली ईमेल सेवा वो थी ऑप्शन सी हॉटमेल। अंतिम प्रश्न है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? तो जो जावा लैंग्वेज है ये कब इसकी शुरुआत की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1995 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड एमसीक्यूज जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसका भाग 9 था। मॉक टेस्ट नंबर 9 हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके जाएं। आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपना कमेंट करके स्कोर भी बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो हमने ये मॉक टेस्ट नंबर 2 देखा है और टोटल मिलाकर अगर हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को जोड़ दें तो अभी तक हम टोटल 21 पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं जिनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका अगर कोई फीडबैक हो कि हमें अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।